बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर कंप्लीट किया अकाउंट रिसीवेबल्स और इन्वेंटरी मैनेजमेंट से रिलेटेड। अभी हमारे पास टोटल 5 क्लासेस हैं जिसके अंदर हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें न्यूमेरिकल पार्ट भी पेपर में जो है ज़्यादा एक्सपेक्टेड होता है, तो इस पर हम 3 लेक्चर जो है स्पेंड करेंगे और आखिरी 2 लेक्चर जो हैं वो इंशाल्लाह हम अपने लास्ट चैप्टर में जो है वो स्पेंड करेंगे। तो हमारा आज का जो चैप्टर है दैट इज़ कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। आज हम इसकी थ्योरेटिकल पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ जाएंगे और थ्योरेटिकल पार्ट का भी जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है उसकी हम बात करने लगे हैं। कैपिटल बजटिंग बेसिकली होता क्या है? ये बेसिकली कैपिटल बजटिंग कहते हैं ये टेक्निक एक प्रोसेस है, एक एवेल्युएशन मेथड है जो क्या देखता है कि जो आप मेजर इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं तो वो जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन कि ये जो आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने लगे हैं ये प्रॉफिटेबल भी है या नहीं, या इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट तो नहीं है मार्केट में जो इससे भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं ये देखने के लिए ये प्रोजेक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं, हमारे लिए सूदमंद है या नहीं, तो हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। तो हमारे पास प्रोजेक्ट एवेल्युएशन और सिलेक्शन की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। प्रोजेक्ट evaluation and selection की डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसको हमारा इस सब्जेक्ट में हमारे पास मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आएंगे। प्रोजेक्ट से मुराद है कि आपने कोई मशीन खरीदनी है, ये भी एक प्रोजेक्ट है कि आप एक मशीन खरीदना चाह रहे हैं, तो क्या वो मशीन आपके लिए फ़ायदेमंद है भी कि नहीं, वो कितनी देर में आपके पैसे पूरे कर देगी, वो आपको कितना प्रॉफिट देगी, ये चीज़ों का एनालिसिस जो है वो हम कैपिटल बजटिंग में करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये मशीन जो है ये हमारे लिए कितना प्रॉफिटेबल है, कितनी सूटेबल है। प्रोजेक्ट एवेल्युएशन मेथड जो है और सिलेक्शन जो हैं इसके डिफरेंट वेज हैं, जिसमें पहला वे है हम ये देखते हैं कि पे आउट रेशो, पे बैक रेशो, एक ही बात है, पे बैक पीरियड, सॉरी रेशो नहीं पीरियड, पे बैक पीरियड कितना है। पे बैक पीरियड से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी एक एसेट को खरीदना चाहते हैं, मैं एक मशीन खरीदना चाहता हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल 10 लाख की मशीन खरीदना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा अच्छा मैं 10 लाख को इन्वेस्ट कर देता हूँ, ये मशीन मुझे ये 10 लाख कब पूरा करके देगी, कब ये मशीन मेरा ये 10 लाख पूरा कर देगी, दैट पीरियड इज कॉल्ड पे बैक पीरियड। आपने जब भी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी होती है सबसे पहले ये चीज़ चेक करते हैं कि जितनी मैं इन्वेस्टमेंट इसमें कर रहा हूँ ये इन्वेस्टमेंट मुझे कितनी देर में वापस मिलेगी। हम हमेशा वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं जिसका मिनिमम जो है टाइम ड्यूरेशन, और मिनिमम टाइम ड्यूरेशन में जो हमें हमारी इन्वेस्टमेंट वापस दे दे हम उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। इसलिए ये मेथड जो है उसको हम पे बैक पीरियड मेथड भी कहते हैं। अगर आपके पास बुक ओपन हो पेज नंबर 324 तो उसमें एक एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल से ये पे बैक पीरियड को समझाया गया है। एग्जाम्पल कुछ ऐसे है कि एक एसेट है, एक प्लांट है जिसमें आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का पता होना चाहिए। जो आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं दैट इज कैश आउटफ्लो, आप कैश आउट कर रहे हैं, और वो मशीन आपको एक्सपेक्टेड है कि पहले साल कुछ प्रॉफिट कुछ कैश इनफ्लो दे दे, दूसरे साल भी कुछ कैश इनफ्लो दे, तीसरे भी दे, चौथे भी दे, एंड सो ऑन 5-6 सालों तक वो कैश इनफ्लो दे। लेकिन हमारा जो 1 लाख रुपए लगा हुआ है वो कितने सालों में ये वापस कर देगा ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक एसेट है उसकी जो एस्टिमेट लाइफ है वो लेट्स से 4 ईयर है, 0, 1, 2, 3 और 4, वो 4 साल हमारे साथ चलता है, 4 साल में प्रॉफिट देता है। जब पहला साल था तो हमने उस पर कैश जो है वो लगाया कैश फ्लोज, लेकिन ये होगा आउटफ्लो, ये कैश आउटफ्लो माइनस में हमेशा लिखते हैं कैश आउटफ्लो, तो ये हमने लगाया। उसके बाद उसने कहा है आपको पहले साल जो उसने कैश इनफ्लो दिया है, जो आपको कैश वापसी आई है वो 34,432 की आने की उम्मीद है। इसी तरह 39,530 जो है वो सेकंड में, इसी तरह 39,359 जो है वो सेकंड में, इसी तरह 32,219 जो है वो थर्ड। ये आपको जो है
ये कैश फ्लोज आने की उम्मीद है। हम अपना पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्यूमुलेटेड कैश फ्लो कॉलम बनाते हैं। पहले साल आपको 34,432 रुपए का कैश इनफ्लो हुआ, तो ओवरफ्लो है ना, इनफ्लो का जो हम बनाते हैं। तो एक्यूमुलेटेड कैश इनफ्लो बनाते हैं, आउटफ्लो नहीं बनाते। तो पहले दफ़ा हमारे पास ये आया, दूसरी दफ़ा हम इसमें ये प्लस कर देंगे जो कि हो जाएगा 2336 549 943 3 असल 1 तकरीबन 73962। उसके बाद है जब ये प्लस करेंगे 9 2 11 1 6 5 11 1 12 2 असल 1 11 33 21 यही बनेगा। उसके बाद ये भी प्लस कर दें, तकरीबन ये बन जाएगा 1,45,540। तो ये एक्यूमुलेटेड कैश इनफ्लो है। तो हमने पे बैक पीरियड PBP से हम इसको बाहर करते हैं, पे बैक पीरियड, जिसका फार्मूला हम लिखते हैं A प्लस B माइनस C डिवाइडेड बाय D। अब व्हाट इज ABCD? ये क्या है? अगर ये हमारे पास उसने एक स्टेप्स के साथ समझाया गया है। जो हमारा कैश B से मुराद है कैश आउटफ्लो, B से मुराद है कैश आउटफ्लो, इसका मतलब ये हमारा B है। B से मुराद है कैश आउटफ्लो, जबकि A से मुराद है अब अगर आपके पास पेज नंबर 325 हो, उसमें ये स्टेप्स है, आपको PBP फाइंड करने के स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं। नंबर 1, क्यूमुलेट द कैश फ्लो अकरिंग आफ्टर इनिशियल आउटफ्लो क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। सबसे पहला काम है आपने क्यूमुलेटेड कैश इनफ्लो का काम बनाना है, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? लुक एट द क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। फिर आप क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो को लुक करेंगे, देखेंगे। जब आप देखेंगे तो देखेंगे कॉलम एंड नोट द लास्ट ईयर फॉर विच द क्यूमुलेटेड टोटल डज नॉट एक्सीड द इनिशियल आउटले। कहता है वो आपने क्यूमुलेटेड बैलेंस लेना है जो कि आपकी जो 1 लाख वैल्यू है उससे कम हो। देखें ये 1,45,000 है, ये 1 लाख से बड़ा है, ये 1,13,000 है, ये भी 1 लाख से बड़ा है। ये लेना है जिसकी वैल्यू 1 लाख से कम हो, ये वाला नहीं लेना। वो वैल्यू लेनी है जिसके बाद अगली वैल्यू आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ऊपर चला जाए, वो वैल्यू लेनी है। उस वैल्यू को हम कहेंगे C। सेकंड स्टेप, पहला स्टेप क्या है? कैश इनफ्लो बनाना। दूसरा स्टेप क्या है? आपने क्यूमुलेटेड कैश इनफ्लो में देखना है जहां पे आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से बड़ी इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्रॉस कर जाए, जहां पे आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना, आपका क्यूमुलेटेड बैलेंस इस इनिशियल इनफ्लो से क्रॉस कर जाए, उससे पहले वाली वैल्यू लेनी है, उससे पहले ये वैल्यू है। यहाँ पे क्रॉस कर रहा है क्योंकि ये 1 लाख है, 1,13,000 है, इसका मतलब आपने ये वैल्यू लेनी है, तो इसको हम C कहें। उसके बाद हमें कहता है and select the year in front of that in accumulated cash inflow। इसके सामने जो ईयर है वो 2 है। कितने साल लगे? पूरे 2 साल। तो आपका जो 2 है इसको हम A कहते हैं, इसके सामने जो ईयर होगा उसको हम A कहें। और थर्ड स्टेप क्या है? आप वैल्यूज पुट करेंगे और D ऑप्शन इसमें क्या है? कंप्यूट द फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग ईच ईयर। आपने फ्रैक्शन कैलकुलेट करना। आपको पता है कि आपको 1 साल बाद इतना प्रॉफिट हुआ, 2 साल बाद इतना हुआ, तीसरे साल में जाकर आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाएगी। लेकिन क्या 3 साल पूरे लगेंगे? नहीं, क्योंकि 3 साल जब पूरे हो गए हैं तो 1,13,000 कमा लिया आपने 1 लाख इनफ्लो की बात करनी है। इसका मतलब है 2 साल से कुछ साल ऊपर लगेंगे, हो सकता है 1 महीना लगे, हो सकता है 2 महीने लगे, हो सकता है 3। हमें ये तो कन्फर्म हो गया 2 साल तो लगने ही लगने हैं। अब ये कन्फर्म करना है कि 2 साल से ऊपर कितने लगेंगे, तो ये हमने कैलकुलेट करना है। तो ये तो हमें PBP में कन्फर्म हो गया कि 2 साल लगेंगे, 2 साल ये तो लगेंगे। अब इससे ऊपर कितने लगेंगे वो फ्रैक्शन ईयर कैलकुलेट करने का ये पार्ट होता है। ये पार्ट हमें उससे अगला फ्रैक्शन ईयर कैलकुलेट करता है, जिसमें जो C वैल्यू है ये है, B वैल्यू ये है और D वैल्यू जो इस क्यूमुलेटेड हमने सेलेक्ट किया है उसके सामने जो वैल्यू है उसको हम D कहते हैं। उससे हम कैलकुलेट करेंगे, सॉरी उससे नीचे वाली वैल्यू इसको हम D कहेंगे।
उसके बाद हम वैल्यूज पुट करेंगे। बी हमारे पास है 1 लाख, सी हमारे पास है 73962 डिवाइड बाय डी हमारे पास है 39359, जिससे हमारे पास फ्रैक्शन ईयर कैलकुलेट हो जाएगा। 2 प्लस कैलकुलेट करेंगे 1 लाख माइनस 73962, आंसर आ जाएगा डिवाइड बाय 39359, तो हमारे पास आया 0.661, 662 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है जो पेमेंट पीरियड है, पे बैक पीरियड है, दैट इज 2.662 ईयर्स, यानी 2.662 सालों में आपका जो है वो ये आपको पेमेंट बैक जो है मिल जाएगी। अब हमें ये इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये डिसीजन मेकिंग कैसी होगी? ये डिसीजन मेकिंग इस बेस पे होगी। फॉर एग्जांपल एक एसेट का आपका अंदाज़ा है कि मैं 10 लाख रुपए लगा रहा हूँ और ये मुझे पे बैक 3 सालों में करेगा, तो आपका आंसर निकल रहा है 2.622। इसका मतलब है आपकी एक्सपेक्टेशन से जल्दी पैसे रिकवर हो रहे हैं, तो आप इस इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे। लेकिन आपने कहा था कि मेरी इन्वेस्टमेंट मैं लगा रहा हूँ वो भी 1 लाख रुपया 2 सालों में कवर हो जाएगा, लेकिन ये कह रहा है भाई 2 सालों में 2.662 लग जाएंगे, आपकी एक्सपेक्टेशन से डाउन चला गया, फिर आप इन्वेस्टमेंट को रिजेक्ट कर देंगे। यानी पे बैक पीरियड में आप किस तरीके से उसका आंसर फाइंड करेंगे? अगर तो आपकी एक्सपेक्टेशन से काम जो है ऊपर चला जाए, जैसे कि मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि 3 साल जो है वो मुझे या 4 सालों में मेरी इन्वेस्टमेंट पूरी होगी, लेकिन वो बता रहा है भी आपकी तो 2.5 सालों में पूरी हो जाएगी, इसका मतलब है ये प्रोजेक्ट मुझे सेलेक्ट करना चाहिए। और मेरी अगर एक्सपेक्टेशन 1 या 2 साल थी, लेकिन उसने आंसर 2.66 भाई 2.5 साल लग रहे हैं, 2 साल वाली बात कोई नहीं है, इसका मतलब है उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। तो इस बेस पे ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होना है। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसमें सिर्फ आपको ईयर निकाल के मिलता है कि कितने सालों में आपकी इन्वेस्टमेंट मिलेगी, लेकिन ये नहीं पता चलता नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ये नहीं पता चलता कि ये आपको प्रॉफिटेबिलिटी कितना देगा, प्रॉफिट कितना देगा, क्योंकि प्रॉफिट तो आगे चल के पता चलेगा ना कितना प्रॉफिट देगा। आपने तो सिर्फ ये देख लिया कि कितने सालों में आपके पैसे पूरे हो जाएंगे, बस ये आपने एनालिसिस कर लिया, लेकिन ये एनालिसिस नहीं कर सकते कितनी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, उस प्रॉफिटेबिलिटी की क्या कैश वैल्यू होगी, क्या टोटल कैश इनफ्लोज होंगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसको कैलकुलेट, इसको इस मेथड के अंदर, इसलिए इसका अल्टरनेटिव मेथड है दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जब हमारे पास हमें पता चल गया, चलो ये बात तो समझ में आ गई कि 4 साल में हमारी एक्सपेक्टेशन थी, उसने कहा जी 2.5 साल में पैसे पूरे हो जाएंगे। अब आप ये देखेंगे ठीक है मैं इस एसेट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन यही पैसे अगर मैं बैंक में जमा करवा दूँ तो कहीं मुझे ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं होता। तो आप क्या करेंगे, आप इस इन्वेस्टमेंट का पहले इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करेंगे कि इस इन्वेस्टमेंट से मुझे कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, यानी इससे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना रेट ऑफ रिटर्न बनता है। जब हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे बैंकिंग की रेट ऑफ रिटर्न के साथ। अगर IRR ज़्यादा नजर आए आपको और आपका बैंकिंग का रिटर्न कम नजर आए, तो IRR अगर ज़्यादा नजर आए तो आपका जो है डिसीजन ये होना चाहिए कि मुझे इस इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए, मुझे बैंकिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। मुझे कोई किसी को किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करके मुझे इतने पैसे नहीं मिलते जितना मुझे इस प्रोजेक्ट में मिल रहा है। लेकिन अगर इन्वर्स सिचुएशन हो, IRR जो है आपकी वैल्यू कम शो रही हो और जो मार्केट में प्रिवेलिंग रेट है वो ज़्यादा शो रहा हो, इसका मतलब मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे थोड़ा प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे क्या जरूरत है इतनी टेंशन लेने की, मैं बैंक में पैसे लोन दे देता हूँ, मैं किसी को पैसे उधार दे देता हूँ, मुझे इतना इंटरेस्ट मिलेगा, मैं तो वहाँ से ज़्यादा कमा लूँगा। तो इसलिए आप अगर IRR की वैल्यू प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट से कम आ जाए तो आप इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। ये है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को जो है वैल्यूएट करने का क्राइटेरिया। लेकिन IRR रेट निकालेंगे कैसे? बेसिकली IRR रेट होता क्या है? IRR रेट होता है डिस्काउंटिंग रेट होता है जिस पे आपका जो कैश फ्लो है, IRR वो रेट होता है वो डिस्काउंटिंग रेट होता है जो इक्वल कर देता है, किन 2 चीज़ों को इक्वल कर देता है, जो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट आज लगा रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट को, और जो आप फ्यूचर में जाके कैश फ्लो लेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू को। जो कैश फ्लो आपने आगे चलकर कमाने हैं उसकी प्रेजेंट आज उसकी अगर मैं आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूँ, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालूँ, तो
तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू और जो मैं आज आउटफ्लो कर रहा हूँ उसकी वैल्यू को जो इक्वेट कर देता है, ऐसे डिस्काउंटिंग रेट को इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। डेफिनेशन मेंशन है, अगर आप पेज नंबर 326 देखें तो उसमें डेफिनेशन जो है वो मेंशन है। अब बात होगी IRR फाइंड कैसे करेंगे, इंटरेस्ट रेट आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे। IRR कैलकुलेट करने के लिए हम अंदाजा लगाते हैं, हम अंदाजन प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं, अपने नेट कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं। ज़ाहिर है हमने ये देखना है कि हमें जो नेट कैश फ्लो आज से 2 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद के जो आउटफ्लो आ रहे हैं उनकी आज वैल्यू क्या है, और जो उनकी आज वैल्यू है वो जो मेरी प्रेजेंट वैल्यू उसके बराबर है, ज़्यादा है या कम है, ये हमें एनालिसिस करना है। इसलिए आप आपने तमाम जब भी आप IRR फाइंड करते हैं, IRR में सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपने फ्यूचर नेट कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले एक इंटरेस्ट रेट के साथ देखते हैं, अगर उसके साथ सिस्टम नहीं ठीक आ रहा तो उससे ज़्यादा के साथ लेते हैं, फिर उससे कैलकुलेट करते हैं। अगर ये भी इंटरेस्ट रेट ठीक नहीं है, ये भी नहीं है, तो उसके दरमियान में आता है तो हम वो दरमियान वाला रेट फाइंड करते हैं। वो फाइंड कैसे करते हैं, उसके लिए हमें 2 कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। पहले एक रेट के साथ, अगर उसके साथ मामला नहीं आता तो फिर इंक्रीजिंग रेट के साथ, अगर उसके साथ भी मामला नहीं आ रहा तो दरमियान वाली वैल्यू है, फिर इन दोनों को लेकर हम दरमियान वाली वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये वे होता है IRR फाइंड करने का। तो हमारे पास जो थे, ये हमारा पहला मेथड था, इसको मैं बेस कर रहा हूँ, मैं IRR के साथ क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं यही असर हमारे पास 1 लाख रुपया है, उसमें से हमें जो नेट कैश फ्लोज आए हैं ईयर 1, 2, 3 और 4 में वही आए हैं जो कि पिछले क्वेश्चन में थे। 3, 4 3, 4 4, 3, 2 3, 9 5, 3, 0 3, 9 3, 5, 9 और 3, 2, 2, 1। अब आप इसका प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर यानी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, और आपको पता है प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का टेबल का तरीका, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर को फाइंड करने का तरीका होता है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस I रेज़ टू द पावर n। और आप इस फार्मूले से जो है वो वैल्यू जो है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसी में देखूं तो फॉर एग्जांपल मैं पहले एज्यूम ये करता हूँ, पहला रेट मैं एक्सपेक्टेशन ये कर रहा हूँ, हम 15% के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। अपने पास से ये मैंने रेट जो है वो रखा है कि 15% उम्मीद है कि मुझे सपोज दैट वी स्टार्ट विद 15% डिस्काउंट रेट। हम 50% डिस्काउंट रेट करके देखते हैं कि शायद 50% को रिड्यूस करने के बाद जो वैल्यू है वो मेरे वो ये कैश फ्लो की वही वैल्यू हो जो कि मेरी प्रेजेंट वैल्यू के बराबर कर जाए। तो हमने 50% जो है वो रेट ले लिया। जब हमने 50% प्रेजेंट वैल्यू का रेट, यहाँ पे हम अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर देखें 1/1 प्लस I है 0.15, उसकी पावर n1, तो हमारे पास कैलकुलेशन कुछ यूँ होगी। हम इसकी टेबल वैल्यू भी देख सकते हैं, टेबल में क्या इंटरेस्ट रेट आता है, हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 1 प्लस ये 1 डिवाइडेड बाय 1.15 आ जाएगा, तो ये तकरीबन 0.8695, ये 0.8695 में इसको 869 को 70 कर देता है। इसका मतलब है 15% के मुताबिक मेरा जो प्रेजेंट वैल्यू 50% जो है मैंने इंटरेस्ट रेट सेलेक्ट किया है, और उस पे मेरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर क्या होगा 15% पे 0.87, जो कि मुझे फ्यूचर में अगर 15% इंटरेस्ट रेट दिखता है उसका आज जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज 0.8750 होगा। इसी तरह मैं दूसरे साल के लिए कैलकुलेट कर लूँगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर इज इक्वल टू 1/1 प्लस 0.15 रेज़ टू द पावर 2 दूसरे साल के लिए, पहले साल के लिए 1, दूसरे साल के लिए 2। ये अब कितना होगा 1 प्लस 0.15 और रेज़ टू द पावर 2 लेंगे तो ये आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.3225, 1 डिवाइडेड बाय
1.3225, हमारे पास आ गया 0.756। तो 0.756 सेकंड जो है वो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का रेट होगा। इसी तरह हम तीसरे का फाइंड कर लेंगे, जो कि आपके बुक में क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.658 एग्जाम्पल में और 0.57। तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का रेट हो गया। अब हमने जब प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला होता है कि आपका जो कैश इनफ्लो आया है मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ये हमने फार्मूले तब पढ़े थे जब हमने लास्ट जो है चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, उसमें ये फार्मूले हमने पढ़े थे। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू। तो इस तरह हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये बनी, पहले जब कैलकुलेट किया 29955.84, जब सेकंड की कैलकुलेशन की वो बनी 2984.8268 और 25,898.22 और 18,429.27। जब आपने इसका टोटल किया दैट इज 1,04,168.01, यानी आपने अपने फ्यूचर कैश इनफ्लोज को डिस्काउंट किया, रिड्यूस किया कि अगर ये चीज़ हमें फ्यूचर में मिलेगी तब इंटरेस्ट रेट 15% हो, तो उसको अगर मैं डिस्काउंट करूं यानी आप रिड्यूस करूं आज वाली, हमेशा ये बात याद रखें, प्रेजेंट वैल्यू से जब फ्यूचर वैल्यू निकालनी होती है तो कंपाउंडिंग करते हैं। ये बात मैंने आपको तीसरे चैप्टर में समझाई थी। और जब फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो डिस्काउंटिंग करते हैं। तो ये बेसिकली डिस्काउंट रेट आ रहे हैं, जो कि कंपाउंड रेट 15% के हिसाब से बढ़ रहे थे और आपने उसको डिस्काउंट किया, तो डिस्काउंट किया तो ये डिस्काउंट रेट निकले। अब देखिए ये वैल्यू से जब मल्टीप्लाई होगी तो कम आ रही है ना वैल्यू, इसका मतलब फ्यूचर वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है, प्रेजेंट वैल्यू हमेशा कम होती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट नॉर्मली इन्फ्लेशन होने की वजह से इंटरेस्ट रेट आपका इंक्रीज ही होता है, बूम अप ही होता है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास जो इनफ्लो आ गए हैं वो आज के दिन उस फ्यूचर वाले जो कैश इनफ्लो थे उसकी आज की वैल्यू ये बनी। इसका मतलब है हमें 1,04,168 बना। लेकिन हमने कहा था IRR तो हम उसको कहते हैं जिसमें फ्यूचर की जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालें तो वो प्रेजेंट जो आप अभी आउटफ्लो कर रहे हैं उसके बराबर होना चाहिए। ये तो निकल रहा है 1,04,000, हमारा तो था 1 लाख, ये तो 1 लाख आना चाहिए, ये तो 4,000 ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब है हमने डिस्काउंटिंग जो है वो पूरी नहीं की, डिस्काउंटिंग कम की है। डिस्काउंट और डालेंगे तो ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो हमने कहा चलो हम 15% को बजाय 20% से कैलकुलेशन करके देखते हैं। हमने अपना डिस्काउंट रेट जो है 15 की बजाय 20 कर दिया, क्योंकि जितना रेट डिस्काउंटिंग बढ़ेगा उतनी वैल्यू रिड्यूस होगी, ये रिड्यूस होगी तो 1 लाख में पहुंचेगी ना। तो इसलिए मैंने सेकंड मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश की। फिर मैंने उसी तरह ईयर लिखे 1 2 3 4 कैश इनफ्लोज, फ्यूचर कैश इनफ्लो भी इसको हम कह सकते हैं, जो कि पहले साल के एंड पे ये हो सकता है, दूसरे साल के एंड पे ये हो सकता है, तीसरे साल के एंड पे 39359 हो सकता है, चौथे साल के एंड पे 3221 हो सकता है, जो कि प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर की अब हम कैलकुलेशन 20% के हिसाब से करने लगे हैं। और फिर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कि कैश फ्यूचर कैश इनफ्लो मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो आप देखिए 20%, तो अब जब हम 20% उसी फार्मूले से, फार्मूला यहाँ पे क्या लगेगा वो मैंने पहले बता दिया है, 1/1 + i raised to the power n फार्मूला लगेगा। पहले में 1 + i 20% होगा तो यहाँ पे i 0.02 आएगा और उसकी पावर n लेंगे, n यहाँ पे पहले 1 रखेंगे तो हमारे पास एक रेट आ जाएगा दैट इज 0.833। पहला रेट ये आएगा, फिर 0.964, ये मैंने कैलकुलेशन करने सिखा दी है आपको, 0.579 और आपके पास आ जाएगा 0.462। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी। उसके बाद जब हम इसको प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू कुछ यूँ निकलेगी 28,681.86, 27,433.82, 22,778.86 और 15,529.56। और जब आपने इसका टोटल किया दैट इज 9443
अब ज़्यादा डिस्काउंट हो गया। पहले कम डिस्काउंटिंग हुई थी, 1 लाख पूरा नहीं आया, अब हमने 20% रख लिया तो ज़्यादा डिस्काउंट होगी। इसका मतलब है आपका जो डिस्काउंटिंग रेट है वो 15% से ज़्यादा है, लेकिन 20% से कम है, इन बिटवीन इन 2% के दरमियान में है। अभी तक आप IRR एग्जैक्ट IRR फाइंड नहीं कर पाए। अगर ये वैल्यू करके लाख आ जाती तो ये IRR होता, अगर ये वैल्यू करके 1 लाख पूरा आ जाता तो ये IRR हो जाता, लेकिन अब हमारे पास दोनों IRR ये गलत हो गए। अब हमने कैलकुलेट करना है अपना एग्जैक्ट IRR, जिसका फार्मूला कुछ हम यूं लिखेंगे, IRR जो हमने कम रेट लिया है, कम रेट कितना लिया है 15%, और उसमें प्लस करेंगे x। अब ये x क्या है, x कैलकुलेट करेंगे जो फर्क है, जो 15 और 20 के दरमियान फर्क है, वो फर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे वो पहले हम देखें। उसका फार्मूला x का जो हम फार्मूला लिखेंगे, सबसे पहले डिफरेंस इन रेट, रेट के अंदर डिफरेंस। आप देखें ये 15% था, ये 20 रखा है, तो रेट में डिफरेंस कितना आया 5%, तो इसका मतलब है डिफरेंस इन रेट आ गया 5%। सेकंड जो है वो डिफरेंस हमारे पास, अब देखें जब हमने 15% रखा तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू निकली ये, जबकि हमें IRR चाहिए 1 लाख पे, और जब अगर हम 20% रखते हैं तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू कुछ ये निकली। ठीक हो गया, हमें 15% के साथ ये प्रेजेंट वैल्यू है, 20% के साथ ये है, जबकि हमें एक IRR चाहिए जो कि बराबर 1 लाख के वो चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, तो 5% डिफरेंस इन रेट पहले ले लिया, फिर हम लेंगे डिफरेंस बिटवीन 15% एंड IRR, इसकी अमाउंट में जो डिफरेंस है, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ लोअर रेट एंड IRR। ठीक हो गया, दो वैल्यूज हो। उसके बाद जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे किसके साथ, डिवाइड कर लेंगे डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस इन अमाउंट, अमाउंट में डिफरेंस ऑफ लोअर एंड अपर, अपर रेट, जो लोअर और अपर रेट से निकालेंगे, जो ये और ये डिफरेंस आएगा। तो पहला डिफरेंस निकालना है डिफरेंस इन रेट। तो डिफरेंस रेट क्या है, 15% और 20% में कितना फर्क है 5% का, तो 5% ले लेंगे। 5% से मुराद है 0.05 मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई बाय किससे करना है, डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ लोअर रेट, लोअर रेट की ये अमाउंट है, एंड डिफरेंस और IRR दोनों में फर्क देखेंगे। 1 लाख और 1 लाख 4168 में कितना फर्क है, 4168.1 रुपए का फर्क है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ लोअर, लोअर है 104 और अपर है 94, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम वैल्यू लिख देंगे 104,168.1 माइनस 94,434.10, तो दोनों में डिफरेंस है 9734 का, 9734। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 4168.1 मल्टीप्लाई बाय 0.05 और डिवाइडेड बाय 9734, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.021। ये हमने इसमें जमा कर दिया है, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई ये 15% का मतलब 0.15 प्लस इसमें जमा कर देना है 0.021 प्लस 0.15 करेंगे तो ये तकरीबन बनेगा 0.1714। अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखूं तो 17.14% जो है IRR रेट है। इस तरह आप IRR रेट कैलकुलेट करेंगे और फिर इसका कंपैरिजन करेंगे जो मार्केट में प्रिवेलिंग रेट है। अगर मार्केट में प्रिवेलिंग रेट 17.14 से बड़ा है तो आप कभी भी इस एसेट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप मार्केट में पैसे जो है फेंक देंगे। और अगर आपका मार्केट रेट इससे कम है तो आप मार्केट की तरफ जाएंगे नहीं, आप कहते हैं मेरे एसेट से मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है मैं इसकी तरफ जाऊँगा। तो ये बेसिकली इसका डिसीजन क्राइटेरिया। तो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन में पहला तरीका हो गया, पहला तरीका है पे बैक पीरियड, दूसरा तरीका है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के साथ।
तीसरा जो इसमें हमारे पास वे है दैट इज का नेट प्रेजेंट वैल्यू। प्रोजेक्ट सिलेक्शन टेक्निक्स एंड मेथड हम पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला मेथड हमने पढ़ा है कि आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कितनी देर में रिकवरी हो जाती है, उसका नाम है पे बैक पीरियड। जो दूसरा मेथड हमने ये देखा है कि हमारा जो इस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न है वो मार्केट रिटर्न से ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है। उसको देखने के लिए हमने जो फाइंड किया दैट मेथड इज कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR। अगर IRR आपके मार्केट रेट से ज़्यादा आता है तो ठीक है, अगर कम आता है तो हमें वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। दो डिसीजन मेकिंग तो हमने कर ली, दो बेसिस के लिए। अब तीसरी बेस है नेट प्रेजेंट वैल्यू। आप ये देखते हैं कि जो फ्यूचर में मुझे कैश इनफ्लोज होने हैं वो नेट प्रेजेंट वैल्यू से ज़्यादा है या कम है। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 लाख रुपया कमा रहा हूँ, 1 लाख रुपया लगा रहा हूँ, और जो फ्यूचर में कमा रहा हूँ वो क्या अमाउंट 1 लाख से ऊपर भी है या नहीं। अगर तो वो अमाउंट 1 लाख से ऊपर है, इसका मतलब है आप जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बिजनेस ठीक है, उसमें आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, कोई लॉस नहीं है। और अगर आपकी वैल्यू वो जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो कम है तो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं। अब आप नेट प्रेजेंट वैल्यू पे ये डिसीजन मेकिंग करेंगे। अब उसके लिए आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो NPV निकालने का फार्मूला होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू हम वैसे फाइंड करते हैं, फार्मूला है उसका CF से मतलब है कैश फ्लोज, कितने आपने कैश फ्लोज किए। कैश फ्लो 1 पहला कैश फ्लो सकता है, CF 2 कैश फ्लो, जैसे कि इसमें 3 थे एंड सो ऑन, इसमें 4 थे अभी जो हम एग्जांपल दे रहे हैं आप। एंड CFN जितने भी हैं आपने उनको प्लस करना है, डिवाइडेड बाय 1 + K1। K से मतलब है मार्केट इंटरेस्ट, जो मार्केट में इंटरेस्ट चल रहा है। K से मतलब है इंटरेस्ट रेट, 1 + K2, 1 + K3 and so on. Sorry, 1 + K to power 1, power 2, power 3 and so on. रहेगा 1 + K power n। ये हो गए नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकला ही आपकी जो फ्यूचर में कैश इनफ्लो करना है, फिर माइनस आपने इसमें से कर देना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ICO के नाम से हम इसको लिखते हैं, इनिशियल कैश आउटफ्लो। I से मुराद इनिशियल, C से मुराद कैश, और O से मुराद आउटफ्लो। इनिशियल कैश आउटफ्लो, इससे मुराद है कैश इनफ्लो।